अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपका रोज़ा अच्छा गुजर गया होगा। तो नाजरीन, आज कोई 3-4 इशू से गल कर लेने हैं। तुसां भी बड़ा तुहानू कम होंदे ने, कोई कई और तुसां विलाग देखने होंदे ने। तो ये है कि एक तो जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने कहा कि जिन्होंने जजेस को लेटर भेजे हैं, ये धमकी मेज़ लेटर भेजे हैं, हम इनको करार वाकई सजा देंगे। तो क्या मियाँ शहबाज शरीफ है कम कर लेंगे? और दूसरा ये है कि बुशरा बीबी को जहर नहीं दिया गया। डॉक्टरों जो है ना, जो उनके इमरान खान के डॉक्टर हैं, उन्होंने भी तस्दीक कर दी है कि कुछ जहर वाली बात नहीं है। एक अफसोसनाक वाक़या मुजफ्फरगढ़ से, बल्कि कोटद्दू से, कि उधर एक बच्चा, कोई 13 साल बच्चा था, एतकाफ़ बैठा हुआ था, एक और बंदा भी एतकाफ़ बैठा था, उसने उसके साथ ज़्यादती की है। इसकी तफसीलात बताऊंगा और साथ इस पर भी बात करूंगा कि मुझे पता चला है कि जो ओवरऑल जनूबी पंजाब में कोई जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में ज़्यादती आ रही है, कसरत हो रही है। और आखिरी जो है हमारा जो टॉपिक है वो आज जुल्फ़कार अली भुट्टो, कायदे अवाम, उनकी बरसी है। और अपने टाइम के मकबूल तरीन लीडर थे, बल्कि पाकिस्तान में दो ही सबसे मकबूल तरीन लीडर आए हैं। पहले जुल्फ़कार अली भुट्टो थे, आजकल इमरान खान हैं। तो इन दोनों की शख्सियत का भी मुआवजना करेंगे। तो नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले टल्ली कर लो ऑन, और सब्सक्राइब भी अगर तुम करना है तो कर ही लेना। और मैं जो है ना, यानी कि मैं पहले जरा शहबाज शरीफ की गल कर लें। शहबाज शरीफ साहब जो है ना, आज को बड़े गुस्से में थे, या उन्होंने शो करने की कोशिश की है कि वो गुस्से में। उन्होंने कहा कि ये जजेस को जिन्होंने लेटर लिखे हैं, धमकी अमेज़ लेटर लिखे हैं, इनको करार वाकई सज़ा दी जाएगी। तो क्या जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं वो ये काम कर पाएंगे, या ये वैसे ही एक धमकी है? तो ज़रा एक और आप एक इन्वेस्टिगेशन हुई है, या एक जो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कोई इंकशाफ हुआ है, उसका ज़रा आप पहले सुन लें। वो ये है कि आपको पता है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को लेटर आया, अब तो एक रूटीन बन गई है ना कि क्या कहते हैं कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ते बना लिए। सॉरी, यानी कि मैं एक ज़रा जल्दी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो गलती वगैरह जो है वो माफ़ी। तो वो अब यह है कि पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो लेटर आए थे, अब उसके बाद लाहौर में और हाई कोर्ट में भी आ गए, सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए। तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले हैं, उनकी जो तहकीकात हुई है उससे पता चला है जी कि जो उन्होंने पोस्ट बॉक्स लगाए हुए हैं ना, जिथे आके कोई लेटर पा जाते हैं कोई सुप्रीम हाई कोर्ट के लिए, तो उत्थे आले दुआले जो कैमरे हैं ना वो सारे बंद हैं। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो उधर क्या हो रहा होगा कि कैमरे ही बंद हैं। तो आगे ये कहेंगे जी कि इस दफ़ा तो मुजरम नहीं पकड़ा गया, अगली बार ही नहीं छड़ांगे, कैमरे साउंड ला देते हैं। तो नाजरीन, ये हमारी को पुरानी वतन अजीज़ की पुरानी कहानी है। ये तफ्तीश जो है ना इसी तरह चलती रहनी है। और इसका उन्होंने कहना है जी कि अब जो है ना, अब हम ये सिफारिशात पेश कर रहे हैं कि ये सिक्योरिटी ये सख्त कर दी जाए, इधर कैमरे जो हैं हर टाइम लगने चाहिए, बल्कि कैमरे जो हैं वो जब बिजली जाए तो उस टाइम भी बंद नहीं होनी चाहिए, उधर भी कुछ जनरेटर लगा दें। इस तरह की कोई एफिशिएंसी डाल के तो ये इन्होंने निकल जाना है। मुझे कोई ऐसी कोई इसमें कोई नहीं लगता कि इन्होंने कोई बड़ा कोई ऐसी कुछ स्मोकिंग का निकालनी है। और किस तरह निकालेंगे, किसके खिलाफ? ठीक है, किससे? यानी कि जो है कि जो तहरीक नमूसे पाकिस्तान वाले हैं, तहरीक नमूसे पाकिस्तान वाले जिन्होंने लेटर भेजे हैं, ये कौन लोग हैं? ये हमारे भाई हैं। ठीक है, ये इसी तरह के काम करते होते हैं। मेरे साथ जब कोई 2010 में वाक़या हुआ था किडनैपिंग का, मुझे भी भाई लेकर गए थे। तो एतराज़ ये लगा दिया था जी कि वो जो है कोई लड़की है, उसके भाई जो है ले गए हैं। तो ये हालांकि ये भाई असल में ये थे पता नहीं लड़की कौन थी। तो वो उसके बाद हुकूमत ने जो है ना एक एफिशिएंसी शो की, उन्होंने कोई इनाम रख दिया जी कि 10 लाख रुपया इनाम देंगे जो बताएगा कि किसने उमर चीमा को अगवा किया या तशद्दुद किया। तो उस टाइम जो एक उन्होंने नंबर दिया था, उधर कॉल आई जी कि वो भी कोई पता नहीं कौन सी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान थे या कौन से थे, कोई एक कोई कश्मीर से वो कॉल कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हमने अगवा किया है। वो ड्रामेबाजी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इसी तरह चलते रहते हैं और बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम इसीलिए जो ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो इंडिया वो चांदे पहुँच गया, असी आज तक ज़मीन पर फिर रहे हैं। तो बुशरा बीबी के हवाले से सुन लें कि बुशरा बीबी, पहले इमरान खान ने कहा जी कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया। बुशरा बीबी ने कहा कि मुझे जहर दिया गया। इमरान खान की गल तो मैं इतना ज़्यादा यकीन नहीं किया। हाँ जी जो है ना अक्सर विचों जो है ना छोड़ जाते हैं। लेकिन बुशरा बीबी जो है ना उनका पहली दफ़ा दावा था, तो मुझे उनकी बात पे कोई यकीन आया। लेकिन जो इमरान खान के डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसम,
वो उन्होंने जाके चेक किया है। गवर्नमेंट ने भी एक पैरेलल उनकी ओवरसाइट के लिए ना एक साथ कोई पिम्स की टीम भी भेजी हुई थी कि ऐ ना हो कि आखन जी कि नहीं कोई ऐसा वाकई जहर दिया गया है। तो खैर उन्होंने जाके चेक किया है। तो जो डॉक्टर आसम है, जो इमरान खान के डॉक्टर हैं, बेसिकली खान साहब जो हैं शौकत खानम तो अलावा कोई चेक भी नहीं किलो कराते शौकत खानम हॉस्पिटल तो अलावा। तो उनके जो डॉक्टर हैं उन्होंने बताया जी कि जहर वाली बात नहीं है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि उनके मैदे में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उनकी ज़ुबान पर भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है। हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। और तीसरा जो है इनके एक कोट अद्दू के हवाले से, कोट अद्दू बेसिकली पहले मुजफ्फरगढ़ का हिस्सा था, तहसील थी, अब जो है वो अलहदा से ज़िला बन गया हुआ है। तो कोट अद्दू के हवाले से एक बड़ी दिल हराश किस्म की एक ख़बर आई है कि उधर एक बच्चा था, कोई 13 साल बच्चा, और वो मस्जिद में इत्काफ़ बैठा हुआ था। और उधर एक और लड़का था जिसकी उम्र कोई 27-28 साल होगी। उसने वो भी उधर ही मस्जिद में इत्काफ़ बैठा हुआ था। वो उसको पहले तो अपने जो इन्होंने जो अपनी डिमार्केशन की होती है इत्काफ़ वालों ने, हो सकता है कि साथ साथ बैठे हों, दरमियान में उन्होंने कोई चादर लगाई होगी, तो उसको अपनी तरफ ले आया, तो उधर उसके साथ उसने ज़्यादती की है। और वो बच्चा जो है उसने बाद में आके शिकायत की है। पुलिस ने जो रिपोर्ट किया, पुलिस ने मस्जिद का जिक्र नहीं किया, पुलिस ने आगे रिपोर्ट ये किया जी कि वो कहीं वाशरूम में गया था, और ये जो है ना ये जो ज़्यादती करने वाला ये भी पीछे उसके वाशरूम में गया था। अब ये अलमिया देखें, ये नहीं, मैं आपको कल भी जो बात बता रहा था कि जो टोबा टेक सिंह वाला वाक़या है, हुआ कुछ है, पुलिस उसको कुछ रिपोर्ट कर रही है कि कोई रिलीजियस सेंसिटिविटी ना आ जाए। अब इसमें भी ये है कि जी मस्जिद का जिक्र करेंगे तो ज़्यादा कोई कोई और मसला ना हो जाए। हमारे यहाँ लॉ ऑफ कॉमन सेंस चलता है, क्योंकि कोई पता नहीं चलता कि बात कहीं से कहीं निकल जाए। तो उन्होंने भी शायद पुलिस ने भी जो है ना उनको ये वकूआ जो है उसको मस्जिद से बाहर बयान किया है कि वाशरूम में हुआ है। लेकिन यह है कि वो बच्चा जो है उसकी मैंने स्टेटमेंट सुनी है, उसने कहा जी कि उधर ही मुझे अपने पास उसने बुलाया मस्जिद के अंदर ही जिधर वो रह रहा था। खैर ये है कि पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया है। अब मैं एक उधर जर्नलिस्ट हैं अज़हर फ़ारूक कोट अद्दू से, आज टीवी के जर्नलिस्ट हैं, मैं उनसे बात की, उनसे पूछा तो मैं कोई और जो एक इंतज़ामिया के लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, उनसे भी मैं पूछ रहा था। तो मुझे पता चला जी कि इधर जो है ना ये वाक़यात कसरत में होते हैं और अक्सर, यानी मतलब यह है कि अक्सर होते हैं। तो अज़हर फ़ारूक जो है वो मुझे बता रहे थे जी कि 27 मार्च को भी कोई इस तरह की कोई 4 FIR रिपोर्ट हुई हैं, यानी कि कोई 4 को वाक़यात हुए हैं, जिसमें कोई 3 लड़कों का था, बल्कि 5 गालबन 3 लड़कों का था, 3 या 4 मेरा ख्याल है 3 या 4 लड़कों का था और एक ख़ातून का था। अब ये जो लड़के हैं इनके साथ उन्होंने ज़्यादती की है, इनकी वीडियो बनाई है और उनको थ्रेट किया है कि ज़्यादती करते हुए उनके साथ वीडियो बनाई है और उनको थ्रेट किया है कि अगर आप लोगों ने पब्लिक किया तो हम इसको, यानी कि आपने अगर किसी को बताया तो हम इसको पब्लिक कर देंगे। और बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर वो वायरल कर दी वो वीडियो, यानी कि आप उनकी दीदा दलेरी देखें कि उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। और ये उन्होंने उनके जो फैमिलीज़ हैं उन्होंने कोई 27 मार्च को ये वाक़या रिपोर्ट किया है। अब FIR हो गई है, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा। ये वायरलिटी किस लेवल की हुई है, अगर ये कोई इधर कोई इस्लामाबाद लाहौर तक ये बात पहुंच जाती, हो सकता है ज़्यादा नोटिस ले लिया जाता। तो मैं अज़हर को पूछ रहा था, मैंने कहा कि ये वीडियो अगर वायरल हो गई है तो इस पर तो कोई एक्शन होना चाहिए था। उसने कहा जी कि कोई नहीं, इधर हमारे इलाके में जो कुछ हो रहा है इधर तो कोई एक्शन नहीं होता। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि सुना है कि इधर जो है जिनसी ज़्यादती के वाक़यात अक्सर होते हैं, वो कहते हैं जी कि बहुत कसरत से हो रहे हैं, लेकिन इस पर कोई मुदावा नहीं है। मैं एक ब्यूरोक्रेट से हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, उनसे भी बात कर रहा था, वो भी यही बात कर रहे थे कि ये जो डेरा गाज़ी खान का जो डिवीज़न है और ये साथ ये जो जिस तरह का कोट अद्दू का इलाका है ये उसी में आता है। तो उन्होंने कहा कि इधर ये वाक़यात, तोसा जो है, तोसा तो मशहूर है इस हवाले से, जिस तरह उधर कोई KP में एक इलाका मशहूर है। तो उन्होंने कहा जी कि इधर ये वाक़यात हो रहे हैं और होते हैं। उनका ये ख्याल था, तशरीह ये थी जी कि इधर चूँकि ये मुआशरे में एक बड़ी घुटन है, तो शायद उसकी वजह यह है कि जिनसी ज़्यादती के इस तरह के वाक़यात ज़्यादा होते हैं। मैं वैसे इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड ये था कि कोई ऐसा कोई सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मिले, कोई ऐसा माहिर इमरानियात सोशियोलॉजिस्ट कि जिसने इस इशू पर काम किया हो कि मुहरकात क्या हैं, कि ये वाक़यात इस साइड पे ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, बाकी जगहों पर क्यों नहीं हो रहे। तो मैं वैसे कोशिश करूँगा, या जिन जो लोग व्लॉग देख रहे हैं अगर किसी के नॉलेज में हुआ तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा ईमेल एड्रेस है UMAR CHEEMA313 @gmail.com, उमर चीमा 313
@gmail.com पर ज़रूर मेरे साथ डिटेल शेयर करें। लेकिन मैं ये इसमें मैं क्यूरियस हूँ, मैं असल में ज़्यादा क्राइम को इंसानों से ज़्यादा जो मुहरक़ात हैं उनके हवाले से जानने की कोशिश करता हूँ, जो एक नफ्सियात है इंसान की कि जो ट्रिगर करती है इस तरह के वाक़यात पे, या ये कोई अनेबलिंग इन्वायरमेंट है या क्या वजूहात हैं। मैं आई वांट टू एजुकेट माई सेल्फ ताकि मुझे पता चले। तो फिर और ये वैसे मैंने अक्सर नोट किया कि हमारे जो पुलिस के भी लोग हैं ज़्यादातर, इवन जो टेररिज्म में भी लोग, फ़ौज वाले भी जो पकड़ते हैं, ज़्यादातर उनको एक बस उनकी स्टोरी सुनते हैं और उसके बाद उनको किसी को मार दिया, किसी को उस पर केस कर दिया। मुहरक़ात को जो एक काज ऑफ मोटिवेशन है, जो कॉन्टेक्स्ट है कि किधर से इस तरह के मुजरम तैयार होते हैं, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। उसमें साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनको भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। मेरा बड़ा इंटरेस्ट होता है इस तरह की स्टोरीज़ का, ये बैकग्राउंड जानने में कि मुख्तलिफ़ इंसान जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कैसे एक्ट कर रहे होते हैं। कई क्रिमिनल बन जाते हैं, रेपिस्ट बन जाते हैं, कई जो हैं उनकी मजम्मत करने वाले बन जाते हैं। ये क्या होता है? तो नाजरीन, ये था। आगे जो है कि हम अपने टॉपिक की तरफ, आज जुल्फ़कार अली भुट्टो मरहूम की सालगिरह है। वो कायदे अवाम के नाम से जाने जाते हैं। पाकिस्तान के पहले बड़े एक जो मकबूल तरीन लीडर हैं उनके हवाले से जाने जाते हैं। मतलब ये है कि जो जमहूरी लीडर आए हैं, यानी कि मैं उसमें से कायद-ए-आज़म जो है, यानी कि कायद-ए-आज़म तो पाकिस्तान के बानी है, मैं उनको उसमें शामिल नहीं कर रहा। बाकी जो है यानी कि उसके बाद की जो पौध है उसकी बात कर रहा हूँ। तो या जो है इमरान खान है। तो अक्सर लोग जो है इनके दरमियान एक मुआजना भी करते हैं। अब ये है कि जो कोई थोड़ा बहुत मैं मुआजना करूँगा। और एक चीज़ जो है ना, यानी कि मैं आपसे पहले, यानी कि आपको पहले बता दूँ कि मेरे से अगर आप मुझे सुनते हैं तो एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि मैं बुत नहीं बनाता, ठीक है। मैं इंसान को इंसान के तौर पे लेता हूँ। इंसान में खामियां भी होती हैं, खूबियां भी होती हैं। कोई लोग जो हैं, यानी कि हम जिनको बड़ा अजीम समझते हैं, उनमें भी कई शॉर्ट कमिंग्स थी। वो जिन हालात में पैदा हुए, उस टाइम क्या चीज़ें चल रही थी, वो भी हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वो उस टाइम क्या कर रहे थे, वो भी हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और इस हवाले से मैं एक दफ़ा मैंने एक किताब पढ़ी, सिटीज़न वाशिंगटन, और वो जॉर्ज वाशिंगटन जो कि अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे, फाउंडिंग फादर थे, उनके बारे में थी। और उसके बारे में था कि इनके वो एक प्रेसिडेंट तो था, फाउंडिंग फादर था, लेकिन सबसे पहले वो एक इंसान था, एक शहरी था। उसकी भी आम लोगों जैसी ख्वाहिशात थी। और जो है यानी कि उन्होंने एक अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी टाइम जो किंग है उसके वफ़ादार बने, और जो फ्रेंच है उनके ख़िलाफ़ लड़ते रहे। फिर जो है यानी कि अलग से, यानी कि वो उन्होंने एक अपनी जो एक वार ऑफ इंडिपेंडेंस है उसमें भी पार्टिसिपेट किया। तो जिस तरह हम आज बातें कर रहे होते हैं ना जी कि वो फ़लाँ जो है वो फ़लाँ एक आमरीत की पैदावार है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मुख्तलिफ लोग जो हैं, यानी कि इनको सीढ़ियाँ इसी तरह ही मिलती हैं, पूरी दुनिया में होता है। तो लिहाजा ये एक इसको नॉर्मल भी लिया करें, तो इसको एक्सेप्ट भी किया करें, बजाय इसके कि कह दिया जी अच्छा साड़ा ही तो नहीं सी, तुहाड़ा भी सी। और दूसरी बात जो है, यानी कि वो जॉर्ज वाशिंगटन के हवाले से कि उसको एक उसका कोई एक दोस्त था, उसकी जो बेगम है उस पर वो बड़ा लटू हुआ था उधर जो है। यानी कि अब ये कि उसकी इसके हवाले से भी मैंने उसी में पढ़ा। फिर ये है कि उसने अमीर होने के लिए एक बड़ी कोई एक अमीर किस्म की बेवा खातून थी, उसके साथ शादी की। एक अमीर होने के लिए एक स्टेटस ये भी था कि आपके पास जो हबशी गुलाम है वो बहुत ज़्यादा हो, उसने वो भी रखे हुए थे, ठीक है। तो बाद में वो एक जो है वो फंडिंग फाटर भी बना। तो ये मैंने आपको बात इसलिए बताई है कि जो आगे मैं बात करने जा रहा हूँ इसमें आप किसी शॉक में ना गुजरें। अभी मैं मुख्तसर बातें करूँगा। मेरा वैसे इरादा है कि मैं हिस्ट्री के बारे में लोगों को इसी तरह बताऊं कि जिस तरह मैंने पढ़ी है या मैंने सुनी है या जिसको मैंने दुरुस्त माना है। तो ये है जी कि जो भुट्टो साहब हैं, एक तो ये है कि इमरान खान की तरह, या इमरान खान जो है और भुट्टो दोनों अपने टाइम के बड़े मकबूल तरीन लीडर हुए हैं। और दोनों जो हैं वो एक यूथ में भी बहुत ज़्यादा मकबूल थे। बल्कि जो भुट्टो साहब हैं उनकी जो तहरीक चली उसका आगाज़ जो है वो एक तरह से पिंडी से हुआ कि उधर गॉर्डन कॉलेज में कोई प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो भुट्टो साहब को भी उन्होंने इनवाइट किया हुआ था। फिर इधर कोई लड़ाइयाँ शुरू हो गई, कोई लॉ एंड आर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई, कोई लड़के मरना शुरू हो गए, वो एक प्रोटेस्ट जो है मूवमेंट है वो बढ़ती गई। ये वो टाइम था कि जब ओवरऑल अयूब के ख़िलाफ़ लोग एक डिसकंटेंटमेंट का शिकार थे। तो भुट्टो साहब ने कुछ देर पहले ही पार्टी भी अपनी तश्कील दी थी, बनाई थी, जो पीपल्स पार्टी कहते हैं। इससे थोड़ा सा पीछे चला जाऊँ तो जो भुट्टो साहब हैं यानी कि वो 58 में अयूब खान की कैबिनेट में आए। कैबिनेट में आने से पहले तक
उनके पास वो पाकिस्तानी सिटीज़न नहीं थे। और ये वो ज़माना था कि जब पाकिस्तान भी 47 में बना था तो बहुत सारे लोगों के पास इंडियन पासपोर्ट भी थे, तो उनके पास भी इंडियन पासपोर्ट था, कहीं उन्होंने बनवा लिए हुए थे। लेकिन इन्होंने क्यों नहीं बनवाया था? इन्होंने इसलिए नहीं बनवाया था कि इनकी मुंबई में भी प्रॉपर्टी थी, तो ये उधर भी कोई दावेदार थे। इन्होंने कोई इंडिया की कोर्ट में दावा किया हुआ था जी कि मेरी इधर प्रॉपर्टी है, और उधर इन्होंने अपनी इस इंटेंशन का इजहार किया हुआ था कि मैं इंडिया में रहना चाहता हूँ, इंडियन सिटीज़न बनना चाहता हूँ, तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी मुझे दीजिए। मेरे वालिद जो हैं वो बेशक पाकिस्तान आ गए, लेकिन मैं इंडिया में आबाद होना चाहता हूँ, क्योंकि ये वो टाइम था कि जिधर लोगों को इजाज़त थी कि वो जिधर पार्टीशन के बाद कि जिधर वो रहना चाहते हैं। तो खैर जब वो भुट्टो की यूप की कैबिनेट में आए तो उस टाइम उन्होंने अपना वो दावा जो है वो सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अब पाकिस्तान में ही रहना चाहता हूँ। यानी कि ये कब की बात है? जब वो कैबिनेट में शामिल हुए। उससे पहले वो जो सिकंदर मिर्ज़ा हैं, सिकंदर मिर्ज़ा को उन्होंने एक मशहूर ज़माना एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे वालिद ने मुझे बोला था कि ये जो है ना कायद-ए-आज़म से बड़े लीडर हैं, और ये है कि इनका हमेशा इनकी इज़्ज़त करना या रिस्पेक्ट करना। जनरल सिकंदर मिर्ज़ा जो मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा थे। तो अब ये है कि जो भुट्टो साहब हैं उसके बाद जो है यूप के फॉरेन मिनिस्टर बन गए। फिर जो है एक स्टेज पे जाके उन्होंने क्विट कर दिया, अलहदगी हो गई। जब अयूब जो है वो अनपॉपुलर भी होना शुरू हो गए, इन्होंने अपनी पार्टी बना ली, और फिर आगे जो है जो पहला हमारा इलेक्शन हुआ और उसके बाद जो एक तबाही हुई कि पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश जो है वो अलग अलग हो गए, उसमें भी बाबर रहे कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि इधर पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, और जो उधर है वो ANP सबसे बड़ी पार्टी थी, जो अवामी नेशनल पार्टी कौन सी थी, अवामी पार्टी मुजीब शेख की जो अवामी पार्टी थी उसने तो थ्रू आउट एक तरह से स्वीप किया था। कुछ चंद एक सीटों के अलावा सारी अवामी पार्टी की सीटें थी। इधर जो है यानी कि भुट्टो साहब की 50% सीट थी। ठीक है, आप समझें कि मेरे ख्याल 85 थी या 80 थी सीटें। कोई ओवरऑल जो है जो मगरबी पाकिस्तान है इधर से जो इनके पास आधी सीटें थी, आधी जो है बाकी जमातों को मजहबी जमातें या दूसरे जो हैं उनके पास थी। और फिर यह है कि पाकिस्तान टूट गया। यानी कि वो कैसे हुआ, यानी कि ये कहानी इतनी सादा वो भी नहीं है, वो मैं फिर कभी सुनाऊंगा। लेकिन यह है कि हम जो है ना आगे आते हैं कि भुट्टो साहब जब हुए तो जिस तरह मैंने कहा कि वो जिस तरह इमरान खान आज बड़े पॉपुलर हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसमें कोई शक नहीं है कि वो अवाम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। और जिस तरह आज शोर की बात होती है कि बहुत सारे जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि हमें उन्होंने शोर दिया, उस टाइम भुट्टो के हवाले से भी, बल्कि आज भी जो लोग हैं उनके जो मद्दाह हैं वो कहते हैं जी कि एक गरीब आदमी को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शोर दिया। पहले लोगों को वो शोर नहीं था। लोगों को उन्होंने वादा किया कि आपको घर बना के देंगे, मज़ारों को घर बना के देंगे, कुछ वादा किसी हद तक उन्होंने पूरा भी किया। फिर ये है कि ये बाय द वे जो नया पाकिस्तान वाला नारा है ये भी उस टाइम ही लगा था, और उस टाइम तो वाकई नया पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान टूट गया था। ठीक है, और ये नया पाकिस्तान बन गया, एक जो पाकिस्तान है और दूसरा बांग्लादेश बन गया, तो उन्होंने इसको नया पाकिस्तान का नारा दिया। ये जिस तरह आजकल हम रियासत मदीना बना रहे हैं, उस टाइम जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं उन्होंने सोशलिज़म का, जो इस्लामिक सोशलिज़म का नारा लगा दिया। ठीक है, बाद में खैर यानी कि अभी इमरान खान को कोई नया आइन तो नहीं बनाना पड़ा, हमें कोई इमरानी मुआहिदा तो नहीं करना पड़ा, लेकिन उस टाइम तो था भी नहीं, आइन भी हमारा कोई नहीं था। तो जो पहला हमारा एक मुतफ़िका आइन है जो कि पार्लियामेंट से मंजूर हुआ, वो उस टाइम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में हुआ। डेफिनेटली यानी कि हम उनको क्रेडिट देते हैं, लेकिन अपोजिशन ने भी उनके साथ कोऑपरेट किया। लेकिन यानी कि उसके बाद जो है अपोजिशन के साथ भी जो हुआ वो जो अभी इमरान खान ने किया है, इमरान खान तो खैर अभी इनके पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी, तो भुट्टो साहब जो है यानी कि उस टाइम एक बड़े एक यानी कि सबसे बड़ी पार्टी के लीडर के तौर पे वो इमर्ज हुए थे, और नया नया पाकिस्तान बना, वो एक नए पाकिस्तान का एक आगाज़ हुआ था। तो उस टाइम जो अपोजिशन है ना वो भी एक बड़ी ज़ेर अताब रही। बहुत कम लोगों को आइडिया होगा कि उस टाइम जो भुट्टो साहब हैं तकरीबन को मेरे ख्याल 5.5 साल या शायद इससे ज़्यादा ही अरसा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई 5.5 साल उन्होंने एमरजेंसी लगाए रखी है। एमरजेंसी जिस तरह की हम आजकल बात करते हैं ना कि सुने एमरजेंसी लगे ना लिए, उस टाइम एमरजेंसी लगी ही रही। और जो एक इंसान जो बुनियादी हकूक़ हैं वो मुअत्तल थे। बहुत सारे लोग जो हैं, जो सियासी लोग हैं, उनकी पकड़ दकड़ जारी थी, और जो इवन जो अदालतें हैं उनकी ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो भी कर्टेल कर दी गई थी, ताकि जो हुकूमत जिन लोगों को उठाए अदालतें उनको छोड़े ना। और जो भुट्टो साहब ने आइन बनाया उसमें कोई तकरीबन उन्होंने कोई 8 तरमीम की,
आइन में 8 तरमीम की, जिनमें से 6 ऐसी थी जो एक ही दिन में तरमीम होती थी, तो यानी कि तरमीम का आगाज़ होता था और शाम तक तरमीम पास हो जाती थी। और उसमें कोई 3-4 जो तरमीम थी वो अदलिया के बारे में थी। जब हम आज सुनते हैं ना कि अदलिया का और जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ क्या मसाइल चल रहे थे, तो ये मसले मसाइल उस टाइम चल रहे थे। ठीक है, उनकी डिटेल जो है यानी कि वो भी अगर मैं उसमें जाऊँगा अभी तो बात जो है ना वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और इवन ये जो नेशनलाइजेशन है, एक तो अदलिया को अलहदा अपना शिकवा था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको भुट्टो साहब से अलहदा शिकवा था, उन्होंने जो नेशनलाइजेशन की। और ये जो नेशनलाइजेशन वाले फैसले हैं ये भी भुट्टो साहब एक आर्डीनेंस के ज़रिए कर लेते थे। जी आर्डीनेंस आ गया जी कि सारी इंडस्ट्री जो है नेशनलाइज हो जाए, यानी कि अंदाज़ा करें इतने इतने बड़े बड़े फैसले जो हैं वो किस अंदाज में होते थे। और फिर इसके अलावा जो अपोजिशन है, अपोजिशन के साथ तो वैसे ही बड़ी बुरी हो रही थी, ज़्यादा टाइम उनका जेल में गुजरता था। जो केपी और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ जो है उन्होंने डिसॉल्व कर दी, और जो उधर नेशनल अवामी पार्टी की गवर्नमेंट थी नेशनल, उसको बैन कर दिया एनएपी को। अब आजकल आपको पता होगा कि आजकल जो है ये जब ये इंतखाबी निशान वाला मसला बना हुआ था तो आर्टिकल 17A पे आर्टिकल 17 पे बड़ी बात होती थी जी कि जो सियासी पार्टी बनाना या यूनियन बनाना ये तो जी आइन का आर्टिकल 17 कहता है। अच्छा, एक चीज़ जो उसमें हमें आइडिया नहीं है वो ये है कि उसमें लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन, कि भाई हर शहरी जो है वो कोई यूनियन साजी कर सकता है, तंजीम साजी कर सकता है, कोई जो है वो सियासी पार्टी बना सकता है, लेकिन ये है जी कि वो कोई ऐसी ना हो कि जो पाकिस्तान मुखालिफ हो। ये वाली जो बात है ना, लेकिन से आगे वाली जी कि वो पाकिस्तान मुखालिफ ना हो, उससे पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा ना हो, ये भुट्टो साहब ने आइन में तरमीम करके ये बात डाली थी। और उसकी वजह ये थी कि उस टाइम जो नेशनल अवामी पार्टी है उसको रोकना था जी कि वो दोबारा से इमर्ज ना हो जाए। तो मैं अक्सर मेरे ज़हन में ये ख्याल आता था कि जब ये मार्शल लॉ लगा तो ये लोग जो हैं मुफ्ती महमूद साहब थे या इवन जो वली खान जो हैं ये ज़िया की साइड पे क्यों खड़े थे, तो ये असल में जो है ना यानी कि उस टाइम टारगेट हुए थे। तो एनीवे ये है कि जो इलेक्शन थे 1977 के, उसके बाद भी धांधली की बातें इसी तरह चल रही थी जिस तरह आजकल चल रही हैं। तो जो है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई एक पावरफुल लीडर हुआ आज से पहले, वो जुल्फ़कार अली भुट्टो थे। लेकिन मेरे ज़हन में साथ ये भी आता है कि डिलीवर क्या किया। ठीक है, यानी कि हम जो है हम एक दायरे के सफ़र में क्यों रहते हैं, यानी कि हम जो है अगर ये लीडर हमें इसी तरह के चाहिए और ये हमें मिल भी जाते हैं तो हम आगे बढ़ क्यों नहीं पाते। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी पॉपुलैरिटी होना और पॉपुलैरिटी को हज़म करना, और फिर यह है कि अपने उन लोगों को जिनको आपने इतना ज़्यादा ख्वाब दिखा दिए हैं उनको ज़रा थोड़ा सा टोन डाउन करके मुल्क को आगे लेकर चलना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वो किसी पार्टी के लिए भी चैलेंज होता है। तो हमारे लिए जो है यानी कि जो लीडरशिप आई है, इवन जो जमहूरी लीडर यानी कि उनके जो एक ओवरऑल जो एक अंदाज़ हुक्मरानी है वो भी बड़ा आमराना था। ठीक है, यानी कि वो एक इलेक्टोरल तरीके से ज़रूर आए, लेकिन ये है कि आमरीत जो है ये पता नहीं ये हमारे एक कल्चर में है या किधर है, ये मौजूद रही है अलबत्ता। तो हैविंग सेड ऑल दैट, जुल्फ़कार अली भुट्टो एक आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। और बल्कि मुझे याद है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है जब से जुल्फ़कार अली भुट्टो को हैंग किया है तब से भुट्टो को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, जुल्फ़कार अली भुट्टो ख़त्म नहीं हो रहे। और एक दफ़ा कोई एक आर्मी चीफ थे तो उन्होंने कोई MNAs को मिल रहे थे, उन्होंने कहा कि एक तो जो है ना ये ना भुट्टो मर रहा है और ना शेर मर रहा है। यानी मतलब ये था कि भुट्टो जो है उसको गए हुए इस दुनिया से इतनी देर हो गई है और ये हम आज भी बात कर रहे हैं कि हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। और इसी तरह जो है वो दूसरा उनका इशारा नवाज शरीफ की तरफ था। ये वो टाइम था कि जब नवाज शरीफ जो है दोबारा इलाज के लिए यानी कि जेल में रहने के बाद इलाज के लिए लंदन चले गए थे और उससे पहले उनको जलावतनी में भेजा था 2000 में। तो उनका ये था कि भाई वो यानी कि इनको 2 दफ़ा भेज चुके हैं, ना ये ख़त्म हो रहे हैं ना वो ख़त्म हो रहे हैं। तो ये एक सियासी हकीकत भी हैं ये लोग एट द सेम टाइम। बाकी ये है कि इनके बारे में हम अच्छी चीज़ें बहुत सारी जान रहे होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक आप लोगों के साथ मेरा जो है ये वादा ये है कि जो चीज़ें यानी कि हमें दोनों चीज़ें देखनी चाहिए ताकि हमें वो इंसान नज़र आएँ। वो इंसान नज़र आएँ, जब हमें वो इंसान नज़र आएंगे, उनकी खामियां भी नज़र आएंगी, तो हम आइंदा आने वाले टाइम में उन खामियों से भी सीखने की कोशिश करेंगे। अगर हम ये चाहेंगे ना गोवा इधर दी गल ना करो जी, ये ना हो गया वो ना हो गया,
भाई भुट्टो अमर हो गया है, भुट्टो को जब हैंग किया गया भुट्टो अमर हो गया, ठीक है। लेकिन यह है कि हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉजिटिव चीज़ों से सीखा है। अगर उनमें से कोई नेगेटिव चीज़ें थी तो हमें उनको भी नेक्स्ट टाइम अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, वैसे मैं सोचता रहता हूँ, सोचने में तो बहुत सारी चीज़ें सोचता रहता हूँ कि मैं ये करूँगा, मैं आपको ये दिखाऊँगा, हिस्ट्री पे कुछ करूँगा। हिस्ट्री पे मैंने करना ज़रूर है, यानी कि मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर है कि जो मैंने ऐनक पहनी है या मुझे जो दुनिया नज़र आती है, जो मैंने पढ़ा है, वो चीज़ें आप लोगों तक भी पहुँचें। ये एक तरह का कर्ज़ ही होता है। तो नाज़रीन, आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।